हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट टिनाइटस। इसका मतलब क्या है कि कान में कॉन्स्टेंटली रिंगिंग साउंड आना, कान में रिंगिंग साउंड आना या फिर नॉइज़ इन द ईयर। मतलब कि पेशेंट हमारे पास आके बोलेगा कि उसको कान में कुछ आवाज़ आ रही हो ना, कॉन्स्टेंट ऐसा फील हो रहा है। मुझे पता नहीं आपको ये फील हुआ है ना या नहीं, बट अगर आपको लाइफ में कभी भी ये फील हुआ होगा ना तो आप इस टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे। नहीं हुआ है तो भी रिलेट तो करना ही पड़ेगा, डोंट वरी। क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली कुछ सीटी जैसा धीरा धीरा बज रहा हो ना कान में, ऐसी फीलिंग आती है इसमें। ठीक है, रिंगिंग साउंड और कॉन्स्टेंटली नॉइज इन द ईयर। फिर क्या है कि इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, तो कि विद इन द पेशेंट। ये क्या कहना चाहते हैं कि पेशेंट आके बोलेगा कि मुझे कान में कुछ सुनाई दे रहा हो ना, ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअल में बाहर से कोई वॉइस नहीं होगी, बाहर से कुछ भी साउंड नहीं होगा। अगर वो पेशेंट क्वाइट एटमॉस्फेयर में बैठा होगा ना तो भी उसको अपने कान में कुछ आवाज़ आ रही हो ना, ऐसा लगेगा, बट एक्चुअल में वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो कि पेशेंट में से ही आ रही है, उसको बाहर से नहीं आ रही है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं टिनाइटस। यूजुअली ये यूनिलेटरल होता है बट रेयरली और मे अफेक्ट बोथ ईयर। यूजुअली एक कान में ही होता है ऐसा, बट दोनों कानों में भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके टाइप्स क्या क्या है, तो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब कि क्या, कि पेशेंट को खुद को ही वो सुनाई दे रहा है, मतलब कि पेशेंट को ही ये आवाज़ आ रही है। बट ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि एग्जामिनर को भी वो आवाज़ आएगी, स्टेथोस्कोप या किसी की मदद से एग्जामिनर को भी वो आवाज़ आएगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, वो लेस फ्रिक्वेंट है। बट कहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो कि वस्कुलर लीजन्स जैसे कि ग्लोमस ट्यूमर और कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एग्जामिनर को भी आवाज़ आएगी। सब्जेक्टिव क्या, मोस्टली यही होता है कि पेशेंट को ही आवाज़ आ रही होती है, एग्जामिनर को नहीं। तो ये जो सब्जेक्टिव टिनाइटस है उसका ओरिजिन कहाँ से हो सकता है, तो कि एक्सटर्नल ईयर में से, मिडल ईयर में से, इनर ईयर में से, एट्थ क्रेनियल नर्व में से, या फिर सीएनएस, ऐसा कुछ भी कॉजेज हो सकते हैं। फिर ये जो सब्जेक्टिव है ना उससे रिलेटेड कुछ सिस्टमिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अनेमिया, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन और कुछ ड्रग्स। ठीक है, ये हो गए टाइप्स। अब इसके कोजेज़ जानने पड़ेंगे। ठीक है, टिनाइटस के कोजेज़ जानने पड़ेंगे। उसके लिए हमारी बुक में एक टेबल दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम वही टेबल देखते हैं। देखिए, ये हो गए कोजेज़ ऑफ द टिनाइटस, तो सब्जेक्टिव कोजेज़ एंड ऑब्जेक्टिव कोजेज़। सब्जेक्टिव में क्या है कि पेशेंट को खुद को ही वो आवाज़ आ रही है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि एग्जामिनर को भी स्टेथोस्कोप की मदद से वो आवाज़ें आएगी। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ना उसमें क्या है कि वेस्कुलर लीजन्स में है एवी शंट्स, कॉन्जेनाइटल एवी माल फॉर्मेशन, ग्लोमर्स ट्यूमर ऑफ द मिडल ईयर। वेस्कुलर में ये कंडीशन है। आर्टिरियल ब्रूट में क्या है कि कैरोटिड एन्यूरिज्म, कैरोटिड स्टेनोसिस, ये सब हो सकता है। फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का क्लिकिंग, ये भी हो सकता है। इसमें बहुत से कॉजेज़ दिए हुए हैं, आपको अपनी तरह से ट्रिक बना के ये याद रखना हो तो रख सकते हैं। बट मैंने क्या करा था पता है, मैंने मेनली ये कॉजेज़ याद रखे थे। देखिए, सॉरी ये लाइट का थोड़ा इश्यू आ रहा है, बट अब ठीक है। सब्जेक्टिव में क्या है कि ये जो मेन हेडिंग है ना वो सबसे पहले हमें याद रख लेने हैं। अगर ये याद रख लिए ना तो बेटर हो जाएगा। मैंने ये याद रखा था कि ओम ने केप पहनी है। ठीक है, ओम, ओ मतलब ओम लड़के का नाम है। ओ मतलब कि ऑटोलॉजिक, एम मतलब कि मेटाबॉलिक, ने मतलब एन ई मतलब कि न्यूरोलॉजिक, फिर केप सी ए मतलब कि कार्डियोवास्कुलर, पी पी 2 बार लेना है, पी मतलब कि फार्माकोलॉजिक एंड दूसरा पी मतलब कि साइकोजेनिक। साइकोजेनिक में तो एनजाइटी एंड डिप्रेशन है। ड्रग्स में हम ऐसा लिख सकते हैं कि कुछ सर्टेन ड्रग्स। ठीक है, और ऑल ऑर्थोडॉक्सिक ड्रग्स।
फिर कार्डियोवास्कुलर में सीवीएस से रिलेटेड क्या क्या आता है, हमें हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन तो हमें ऑल ओवर सबको पता ही होता है कि सीवीएस से रिलेटेड है। एरिथमिया वो भी सीवीएस से रिलेटेड है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वो भी सीवीएस से रिलेटेड है। तो ये 4 कंडीशन तो हो गई। एनीमिया एक एक्स्ट्रा याद रखना है, बट ये 4 तो हमें, अगर ये मेन हेडिंग याद रह गए ना तो इसका अंदर का तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए इसमें। फिर न्यूरोलॉजिक में क्या है कि अगर हेड इंजरी हुई हो तो, टेम्पोरल बोन में फ्रैक्चर हो गया हो तो, विप्लाश इंजरी हुई हो तो, ठीक है। ये विप्लाश इंजरी कौन सी है, वो कार वाली, सीट बेल्ट पहन के बैठा हो और वो एक्सीडेंट हो जाए, वो एफएम में पढ़ा था ना हमने वो, ठीक है। फिर मेटाबॉलिक कोसिस में है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ओबेसिटी, हाइपरलिपिडेमिया, विटामिन डेफिशिएंसी जैसे कि विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। फिर ओटोलॉजिक में है कान में अगर वैक्स है तो, मिडल ईयर में फ्लूइड है तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, प्रेसबाइक्यूसिस, मीनियर्स डिसीज, नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, इडियोपैथिक सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड अकॉस्टिक न्यूरोमा। ये क्या है पता है आपको? अभी ये लगेगा कि ये क्या आप बोले जा रहे हो, ऐसे तो हमें कुछ याद नहीं रह रहा, बट अगर शांति से आप बैठ के इसको 2 बार देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये सब डिसीज़ वही है जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ये सब डिसीज़ हमने पढ़े हुए ही है डिटेल में, हमें पढ़ना ही होता है एग्ज़ाम में ये सब डिसीज़। तो फिर आपको लास्ट मोमेंट पे क्या याद रखना पड़ेगा, ये मेन 2 कॉजेज़ और इसके अंदर के ये जो 5-6 हेडिंग है ना, वो आपने अगर इससे याद रखना हो तो भी ठीक है, अपनी तरह से न्यूमोनिक बनाना हो तो भी ठीक है। अगर वो याद रख लिए, फिर 1-2 बार इसको देख लिया ना तो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखनी है कि इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि टिनाइटस भी एक सिम्टम है, ये डिसीज़ नहीं है। मतलब कि पेशेंट आके हमको बोलेगा कि मेरे कान में से आवाज़ आ रही हो, ऐसा मुझे लग रहा है। हम ये डायग्नोस नहीं करते कि ये टिनाइटस है, ठीक है। टिनाइटस एक डिसीज़ नहीं है, एक सिम्टम है। फिर टिनाइटस में हमें क्या करना है, हमने बहुत सारे कोजेज़ देखे ना अभी वो टेबल, तो हमें सबसे पहले उसका कोज आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। डिस्कवर कोज ऑफ टिनाइटस एंड ट्रीट इट, एंड उस कोज को ट्रीट करना है। बट अगर हम उस कोज को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, एंड अगर हमने वो कोज फाइंड कर लिया और उसको भी ट्रीट कर दिया, फिर भी वो इफ़ेक्टिव नहीं है, फिर भी कान में ये आवाज़ें आ ही रही है, तो हमें क्या ट्रीटमेंट करनी है स्पेसिफिक इसकी, ये हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, टिनाइटस का कोज आइडेंटिफाई करना है एंड उस कोज को ट्रीट करना है। बट अगर हम कोज को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं एंड उस कोज की ट्रीटमेंट भी इफ़ेक्टिव नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें रीएश्योरेंस करना पड़ेगा, पेशेंट को रीएश्योर करना पड़ेगा कि डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमने बहुत ट्राई करी ना, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो हमें पेशेंट को साइकोथेरेपी देनी होती है, साइकोलॉजिकल, या उसे समझाना होता है कि टेंशन ना ले, ठीक हो जाएगा। फिर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को टिनाइटस के साथ ही जीना सीखना पड़ता है, लाइफ टाइम उसको ये रहता है, बट कुछ केस में ही, जनरली तो ठीक हो ही जाता है। फिर क्या करना है, उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स एडवाइस करना है कि भाई थोड़ा बहुत योगा करा करो, शांत रहा करो, ठीक है। आजकल ज़्यादातर कंप्लेन ज़्यादातर डिसीज़ इससे ही होते हैं ना, क्योंकि हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, हम लोग मेडिटेशन नहीं करते एंड ऑल, ठीक है ना। पूरा दिन मोबाइल में रहते हैं एंड बहुत सारी आदतें हैं हमारी, बट क्या कर सकते हैं, अब रिलैक्सेशन टेक्निक सिखानी पड़ती है, ठीक है। फिर क्या है कि सिडेटिव देनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को वो जो कान में से आवाज़ें आ रही है ना, उसकी वजह से नींद नहीं आती, तो फिर उसको सिडेटिव्स देनी पड़ती है। फिर क्या करना है, मास्किंग ऑफ द टिनाइटस, मतलब कि पेशेंट को हमें एडवाइस करना है कि आप ना बहुत क्वाइट एटमॉस्फेयर में ना रहा करो। क्वाइट एटमॉस्फेयर में होगा तो उसको वो अपनी कान में से जो आवाज़ें आ रही होगी ना, वो बहुत ही इरिटेटिंग लगेगी। तो क्या करना है, उसको फ़ैन यूज़ करना है, मतलब कि फ़ैन में से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती रहेगी। ये आजकल टीवी में जो ऐड आते हैं कि फ़ैन में से आवाज़ नहीं आएगी, तो वो नहीं चलेगा, हमें तो आवाज़ वाला फ़ैन चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है। तो
थोड़ा थोड़ा आवाज़ करता हो, ऐसा फ़ैन हो, ऐसी कंडीशन में रखना है उसको। फिर वो जो घड़ियाँ आती है ना जिसमें टिक 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 की आवाज़ें आती है, ऐसी घड़ी रखनी है उसको अपने घर में। तो क्या है कि आजू बाजू में से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आती रहेगी, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ दूसरा डिवाइस है उसके पास जिसमें से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आएगी, तो वो क्वाइट एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगा और उस अपने कान में से आने वाली आवाज़ उसे इरिटेटिंग नहीं लगेगी, ठीक है। फिर क्या है कि tinnitus मास्कर भी अवेलेबल है, और जिस पेशेंट को हियरिंग लॉस नहीं है, बराबर सुन सकता है, उसको हम tinnitus मास्कर भी दे सकते हैं। फिर ये है tinnitus इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है कि अगर किसी पेशेंट को हियरिंग लॉस भी है एंड tinnitus भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आता है इस इंस्ट्रूमेंट में। हियरिंग लॉस उसका इम्प्रूव हो जाएगा एंड उसको ये आवाज़ें भी नहीं आएगी, ठीक है। tinnitus इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद लास्ट है TRT, मतलब कि tinnitus रीट्रेनिंग थेरेपी। उसमें क्या है कि उसके मेनली 2 लेवल्स है एंड 2 कंपोनेंट्स है। लेवल्स में 2 कंपोनेंट्स में सबसे पहला क्या है, काउंसलिंग है एंड उसके बाद है साउंड थेरेपी। इसमें वही है साउंड थेरेपी में कि भाई क्वाइट एटमॉस्फेयर में साइलेंस एनवायरनमेंट हो, वहाँ पे नहीं रहना है उसको। साउंड हो जहाँ पे म्यूज़िक, रेडियो, टेलीविज़न सब आवाज़ें आ रही हो ना, ऐसी जगह पे रखना है उसको। फिर काउंसलिंग में क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है tinnitus के बारे में कि भाई ये क्या कंडीशन है, ये क्यों हो रहा है एंड कैसे हो रहा है एंड ऑल। पेशेंट को उसके बारे में एजुकेट करना है। साउंड थेरेपी में उसको क्वाइट एटमॉस्फेयर में नहीं रखना है, ठीक है। फिर क्या है कि ये जो 2 लेवल में क्या है कि हैबिचुएशन ऑफ रिएक्शन एंड हैबिचुएशन ऑफ tinnitus, ये इसके 2 लेवल है, ठीक है। जनरली ये TRT से क्या होता है कि 18 to 24 मंथ्स में कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। 80% लोगों में, मोर देन 80% लोगों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है हमें। ये हैबिचुएशन ऑफ tinnitus में क्या करता है पता है, इसमें ना tinnitus रिलेटेड न्यूरल एक्टिविटी जो होती है ना, उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को अवेयरनेस ही नहीं होगी अपने कान में से जो आवाज़ आ रही है ना उसकी। इसकी वजह से इरिटेट नहीं होगा। इसमें क्या होता है पता है, tinnitus में कान में से आवाज़ें आ रही है ना, तो जनरली पेशेंट इरिटेट हो जाता है। कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन आए उसके, पेशेंट को खुद ही वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है इस आवाज़ की वजह से, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है कि वो जो न्यूरोनल एक्टिविटी है उसको ही ब्लॉक करना है। एंड इसमें भी ऐसा ही कुछ है कि अनकपलिंग ऑफ ब्रेन एंड बॉडी फ्रॉम नेगेटिव रिएक्शंस टू tinnitus, इसमें भी इस टाइप का ही कुछ करते हैं, ठीक है। बट आप मेनली इतना याद रखिए कि इसके 2 लेवल्स है, ये दोनों एंड 2 कंपोनेंट्स है, काउंसलिंग एंड साउंड थेरेपी। TRT से मोर देन 80% लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देख ली हमने ट्रीटमेंट। आई होप आपको इस कंडीशन के बारे में आइडिया आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे मेल आईडी में या फिर इंस्टाग्राम में या कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई सजेशंस हो तो भी वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।